तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। नाम का सीटा तो मेरा नाम जवान देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आज ईद का तीसरा दिन है, लेकिन ईद की गहमा गहमी पहले दिन के लिए ही होती है, छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो। और लेट्स होप, उम्मीद करते हैं कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अब चूँकि अब ईद का एक तरह से आप कहें कि बाज़ाब्ता ख़त्म हो ही गया है और एक नए हफ्ते का आगाज़ हो गया, और ईद के बाद अब क्या होगा, ख़ास तौर पे सियासी गर्मा गर्मी के हवाले से जो सियासी हलचल थी, सियासी गहमा गहमी जो रमज़ान के आखिरी दिनों में ईद की वजह से, रमज़ान के आखिरी दिन होने की वजह से हमने देखा कि उसमें ज़रा कुछ तातुल क्रिएट हुआ, कुछ माहौल ठंडा हो गया। नॉर्मली रमज़ान हमेशा से एक ठंडा मीठा सियासी एतबार से महीना गुजरता है, लेकिन गुज़श्ता 2 साल के रमज़ान, पिछले साल का रमज़ान अदम एतमाद की वजह से, इस साल का रमज़ान अब इलेक्शंस की वजह से अच्छी खासी गहमा गहमी का शिकार रहा। सो अब लेट्स होप कि ईद पे सब ने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है। जो तलखियाँ थी वो मीठी ईद पे मीठा खा के ज़रा कुछ कम हो गई हैं, लेकिन उस मीठे का इम्पैक्ट अब कितना बरकरार रहता है, या तलखियों का सीज़न, तलखियों के दिन, सियासी तलखियों के दिन दोबारा स्टार्ट होने को है। बहरहाल अब होने क्या जा रहा है, अब ईद के बाद गवर्नमेंट के लिए क्या सिनेरियो होगा, अपोजिशन के लिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए इलेक्शंस हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। 14 मई की जो डेट है वो मज़ीद से मज़ीद करीब आती चली जा रही है। पंजाब के इंतखाबात के हवाले से हुकूमत ने कह दिया पैसे नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या अभी भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पे तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है? अब आगे होने क्या जा रहा है, इलेक्शंस अक्टूबर में भी हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इन सारे मामलात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है नाज बलोच साहिबा, MNA हैं, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पंजाब के मरकज़ी सीनियर रहनुमा हैं राजा यासिर हुमायूं साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सेनेटर सना जमाली साहिबा हैं, सेनेट में आज़ाद रुकन हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। नाज बलोच साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, और मीठी ईद का जो मीठापन है उसको आगे बढ़ता हुआ आप देख रही हैं, या आपको लग रहा है कि अब एक जो सियासी तलखी थी जो कि ईद से पहले तक हमें नज़र आ रही थी, उसमें खुदा न खास्ता मज़ीद इजाफा हो जाएगा? आपको अब आगे होता हुआ क्या नज़र आ रहा है, नाज बलोच साहिबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा, आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और बिल्कुल इस दफ़ा तो माह रमज़ान जो है, आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में दुरुस्त कहा कि गुज़िश्ता साल जो है अदम एतमाद की वजह से तमाम मेंबरान जो है वो इस्लामाबाद में रहे। इस दफ़ा भी कुछ ऐसे मामलात रहे कि हम अपना सारा बेशतर वक्त जो है इस्लामाबाद में गुजारना पड़ा। ईद बहरहाल अपने हलके में, कराची में लोगों के साथ, अपने फैमिलीज़ के साथ और अपने हल्का अहबाब के साथ जो है गुजारने का मौका मिला। और ईद का जो मौका होता है ये रवादारी और प्यार, अमन, मोहब्बत, ये इसका पैगाम देता है और नफ़रतों को दूर करता है, गिले शिकवे को मिटाने का वक्त होता है। और मैं समझती हूँ कि यही माहौल जो है ये सियासी एतबार से भी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में, कि अमन व अमान की बात हो, पीस की बात हो, टॉलरेंस की बात हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नफ़रतों का जो बीज बोए गए हैं गुज़िश्ता सालों में, वो जो खौफनाक नफ़रतों के जो एक सिलसिला चलता रहा है, उसको इख्तिताम करने का दौर है। एक उम्मीद की किरण आवाम को जो दिखाई दे, उसके लिए सबको एक होकर काम करने की ज़रूरत है। अपनी ज़ात से बढ़कर औरों के लिए सोचने का वक्त है, और यही वक्त जो है, हम अगर सब इकट्ठे होकर मिलकर पाकिस्तान का सोचकर आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल ठीक, बड़ी खूबसूरत बात है। तो ज़रा ईद की यही खूबसूरत सी बात सेंटर सना जमाली साहिबा से पूछ लेते हैं। सेंटर साहिबा, आपका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, लेकिन आपकी ईद कहाँ पे गुजरी, बलूचिस्तान में या इस्लामाबाद में? कैसी गहमा गहमी में गुजरी आपकी ईद? जी, हम लोग ईद जो है अपनी, हमने न्यूज़ जमाली इसका मंथ गुजारी। वी वर विद द फ्लड इफेक्ट, क्योंकि हमारे सूबे के हालात आपको पता है कि 90% बलूचिस्तान डैमेज हो चुका है, तो मैंने सैलाब जदगान के साथ गुजारी। ठीक है, और अब आप क्या देख रही,
अब आप क्या देख रहे हैं? सैलाब ज़दगान की हालत वाकई इस वक्त बड़ी तशवीशनाक है और अभी पिछले दिनों सवात का फ्लड एरिया, सवात में एक दफ़ा फिर दोबारा से जो है वो फ्लड आया हुआ था। वहाँ पर भी बड़ी कोशिशें रहीं, ना सिर्फ हमारे अवाम की, अफवाज पाकिस्तान की, बल्कि जो हमारे सियासतदान रहनुमा हैं उनकी भी। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस सियासी गहमा गहमी में जो अवाम के असल मसाइल हैं, सैलाब ज़दगान के मसाइल हैं, अभी तक जो वो बाकी हैं वैसे के वैसे, क्या इनको हम भूल गए हैं सना चमाली साहिबा, या ये बैकफुट पर चले जाते हैं? आई थिंक 90 डिस्ट्रिक्ट्स जो है पाकिस्तान के डैमेज हो चुके थे 2023-22 के फ्लड में। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डैमेजेस इतने ज्यादा हैं कि अभी वी आर प्रोग्रेस। और मेरे से नाज बलोच की वो पीरियड से जाती रहती है तो एक ही पिक्चर पेश कर रहे हैं। लोग भूले नहीं है, प्राइम मिनिस्टर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, इट विल कम ग्रेजुअली एंड स्लोली। ठीक है, अच्छा जी जी लगा सकते। राजा यासिर हुमायूं साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता साल रमज़ान का और इस साल रमज़ान का भी सियासी गहमा गहमी में बहुत कंट्रीब्यूट किया है। तो ज़रा सियासत की तरफ आने से पहले बाज़ाब्ता ये बताएं कि आपकी ईद कैसे गुजरी, कुछ आपको रिलीफ मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज गुज़िश्ता साल भी और ये साल भी जो है वो तकरीबन रमज़ान भी और ईद भी आप कहेंगे एक पॉलिटिकल एक्टिविटी में ही गुजरी और काफ़ी टेंस्ड थी। ऑब्वियसली ये खतरा हर वक्त मौजूद रहता है कि किसी वक्त भी पुलिस जो है वो एक नया मुकदमा करके ऑपरेशन शुरू कर दे। तो ऑब्वियसली आमतौर पे तो हम अपने हल्के में ही होते हैं और मैं चकवाल में ही गुजारता हूँ, लेकिन इस दफ़ा बैक एंड फोर्थ ज़मान पार्क और चकवाल के दरमियान रहा, तो ऐसे ही गुजर गई। तो अब आपको ईद के बाद क्या होता हुआ नजर आ रहा है? इलेक्शंस तो अभी तक होते हुए कम से कम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि हुकूमत ना पैसे दे रही है, ना सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। तो व्हाट नेक्स्ट, राजा यासिर साहब? देखिए, इवेंचुअली हमें एक मूवमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मुल्क को किसी आइन के तहत चलाना है तो उसको फॉलो कराने के लिए एक पॉलिटिकल मूवमेंट की शायद जरूरत पड़ जाए, जो मेरा ख्याल है होना नहीं चाहिए था। और अगर आप पॉजिटिव साइड पे देखें, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का मौका है, तो पॉजिटिव बात ज्यादा होनी चाहिए। तो होना तो यही चाहिए कि गवर्नमेंट और हम किसी एक पॉइंट पे आ जाएं और कौमी और सूबाई के इलेक्शन की कोई एक दरमियान में डेट तय हो जाए, तो ये तो आइडियल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सूबाई का तो आप लोगों ने खुद इनकार कर दिया ना कि हम मुज़ाकरात के लिए बैठेंगे लेकिन सूबाई पे हम बात नहीं करेंगे, कौमी में बात करनी है तो कर लें। तो कंडीशनल तो आप लोगों ने ऑलरेडी कर दिया। अगर कोई सीरियसनेस ऑफ इंटेंट नजर आए गवर्नमेंट की तरफ से तो फिर आगे भी बात होती है। जाहिर है, आप एक एक्सट्रीम पोजीशन पहले दिन ही तो मिडिल ग्राउंड नहीं ले रहे थे ना, तो अपने अपने एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, फिर कहीं बात बीच में आती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो है उसको एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा अगर वो किसी तरफ बात को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो वो चैलेंज कर रहे थे कि आप सूबाई असेंबलियां तोड़े तो हम इलेक्शन करा देते। जब हमने तमाम आईनी माहिरीन से मशवरा करके असेंबलियां तोड़ दी, तो उसके बाद वो कर गए, आई डोंट नो क्या अगर वेट करना है उन्होंने इस बात का कि खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो जाए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 11 साल जो है वो जो का मार्शल लॉ पीपल्स पार्टी की पॉपुलैरिटी को कुछ नहीं कर सका था। तो अपोजिशन में रह के पॉपुलैरिटी नहीं कम होती, और जो हालात हैं इंटरनेशनल भी और इकोनॉमी के पाकिस्तान में खसूसन, उसके बाद मुझे तो नहीं लगता कि अगर यही इनका क्राइटेरिया है इलेक्शन का तो फिर ये कभी भी करा पाए। अल्लाह करे कभी ऐसा वक्त आ जाए। जो सीरियसनेस ऑफ इंटेंट की आप बात कर रहे हैं, ना साहिबा इस पे आपसे कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले बता दीजिए कि अब होता हुआ क्या नजर आ रहा है आपको आगे सियासत में? सियासी गहमा गहमी, सियासी तलखियाँ, सियासी लड़ाई मजीद बढ़ती हुई नजर आएगी सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल ईद की वजह से, रमजान के आखिरी दिनों की वजह से? मैंने तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू लिया है, मुझे तो लगता है कि इंशाल्लाह इलेक्शन होगा, जल्द हो जाएगा। अच्छा, मैं नाज साहिबा से सवाल करना चाह रही थी। नाज साहिबा, आपको क्या अब नेक्स्ट आगे आपको बढ़ता हुआ कैसे नजर आ रहा है सियासी मामलात? देखिए गरीदा, ये जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसको नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, ये वक्त की ज़रूरत है। ये बात पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, सियासी जमातों की बात नहीं है, और ये अना की जंग हमारी तरफ से है भी नहीं, और ना हम चाहते हैं कि इसको अना की जंग बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान हमने देखना है, हमें अपने मुल्क की तरक्की, अपने मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है। और मुल्क जब आपका इंटरेस्ट आपका मुल्क हो और आपकी जब सोच ये हो कि आपने माशी बहरान से मुल्क को निकालना है, मुल्क को सही सिमत में लेके जाना है, तो ऐसे में ज़ातियात को पीछे रखना पड़ता है। और ये जो ज़ातियात और अना अगर आगे आ जाए तो फिर उसमें फिर केओस होता है, और वो केओस आप देख रहे हैं कि गुज़श्ता महीनों से जो केओटिक सिचुएशन नज़र आ रही है,
अगर एक सियासी जमात इस बात पे बज़िद हो जाए कि वो पार्लियामेंट में नहीं तो पार्लियामेंट नहीं चलेगी, अगर वो बज़िद हो जाए कि वो वज़ीर आज़म नहीं तो कोई और वज़ीर आज़म हो ही नहीं सकता, अगर वो ये बज़िद हो जाए कि अदम एतमाद में जब शिकस्त नज़र आ रही हो, तो ऐसे में आप पार्लियामेंट को जो है वो उसी आइन को रोन दें जिस आइन की आज आप बात कर रहे हैं। आप इसी आइन को रोनते हुए असद कैसर और कासिम सूरी ने जो एक हिस्ट्री बड़ी बहुत ही खौफनाक एक हिस्ट्री रकम की है, वो भी हमने देखा। तो मैं समझती हूँ इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए और पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, और टॉलरेंस जो है वो बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में। गरीदा, आज ईद के हवाले से मैं आपको देखिए, ये वो वक्त है जब हमें अच्छी बातें करनी चाहिए और अच्छी बातें दिल से करनी चाहिए, सिर्फ अल्फाज की हद तक जमा खर्च की बात नहीं है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो ज़ातियात की और अना की भेंट हम चढ़ा रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं मुल्क को। तो पॉलिटिक्स जो है वो अवाम के लिए होती है और उन्हीं अवाम ने हमें भी चुना है। तो अगर हम ये एक तासुर दे दें कि जी पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो एक सियासी जमात की तरफ है, तो फिर हम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं? सिंध में जो हुकूमत है वो किस अवाम ने हमें वोट चुन के दिया है? तो बात यह है कि अगर, और दूसरा जो मसला है जो अहम पॉलिटिकली अब बात चूँकि हो रही है, देखें गरीदा, ये आप भी समझती हैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से, पंजाब जो है वो सबसे बड़ा सूबा है आबादी के तनासब से, और अक्सर यही कहा जाता है जी बड़ा भाई है। तो बड़े भाई के इंतखाबात अगर पहले हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा जहाँ पे जो है कौमी असम्बली की सीटें हैं, कल को जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे तो पंजाब में जिसकी हुकूमत होगी उसी की उसका जोर चलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर ये होगा कि जो सीटें कौमी असम्बली में निश्चित ज़्यादा जीतेगा, फिर वो एतराज़ात उनके होंगे जो हार जाएंगे। इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट जो है पंजाब में है, लेकिन वफाक में तो एक सूबा, एक हुकूमत ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। कल को पीटीआई हार जाती है पंजाब की इलेक्शंस को, फिर ये कहेंगे जी हमारे साथ धांधली हुई है, और ये धांधली का एक, और फिर दूसरी इससे एक और स्टेप आगे जाए तो पूरे पाकिस्तान में आप एक नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं कि अब हर दफ़ा इंतखाबात अगर होंगे तो पंजाब के जो है वो 3 महीने पहले होंगे, ट्रेंड सेट करने के लिए, दूसरे सूबों को तासुर देने के लिए कि जी पंजाब में इस पार्टी की हुकूमत है तो दूसरे सूबे। तो ये एक फेयर प्रोसेस और ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस के अगेंस्ट जो है ये बात है। तो मैं समझती हूँ ये जो एक सोच है, इससे हमें इसके ऊपर जोर देने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये क्लैशेस, ये इस तरह की गैर मुस्तहकम पॉलिसीज जो हैं, ये पाकिस्तान को कहाँ लेकर जाएंगी। तो सियासतदानों को सोचना पड़ेगा, सबको मिल के सोचना पड़ेगा। आज हम जो पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हैं गरीदा, ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ सियासत कर चुकी हैं, एक दूसरे के खिलाफ हुकूमत कर चुकी हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ भुगत चुकी हैं। बट ये चीज़ों को ख़त्म होना पड़ेगा। हमने तो अपनी भी गलतियों से सीखा, औरों की गलतियों से भी सीखा, लेकिन मसला पीटीआई के साथ यह है कि ना पीटीआई अपनी गलतियों से सीख रही है, ना वो औरों की गलतियों से सीख रही है, बल्कि मिस्टेक्स को रिपीट करती जा रही है। हमने तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी की, हम तो आज बैठकर एक पार्लियामेंट को जो है एक डेमोक्रेटिक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सब एक हो गए, क्योंकि अपनी जाती अना को पीछे रखना पड़ता है। ये मेरा एक जो है मैसेज है आज के दिन के तनासब से, कि हमें अपनी जाती जंग जो है उसको पीछे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अहम मामला है। इस वक्त हमारे बॉर्डर की क्या सिचुएशंस हैं, अभी बात हो रही थी इलेक्शंस की, तो इलेक्शन में आप देखें कि ऐसे सेंसिटिव हालात के अंदर हमारे जो अभी कौमी सलामती की हमारी एक इन कैमरा सेशन पार्लियामेंट में हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डेफिनेटली पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, लेकिन क्या हम इस चीज़ के मुतहम्मिल हैं कि हर 3 महीने अभी इलेक्शन करा दिए जाए, फिर 3 महीने बाद कौमी असम्बली के इलेक्शन और पाकिस्तान के दीगर सूबों के इलेक्शन हो, और हम अफवाज पाकिस्तान को अपने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में ही एंगेज करते रहें। इस चीज़ का तो मुतामिल नहीं हो सकता ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनसे डिसएग्री करती है, उनका जवाब ज़रा बाद में लेंगे इस हवाले से। बट सेंटर सना जमाली साहिबा, आप किस तरफ जाती हुई देख रही हैं पाकिस्तान की सियासत को? आपको इसमें से कोई बेहतरी नज़र आती है? आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी होकर बैठ सकती हैं, गिवन दैट कि पीपल्स पार्टी ने अभी रमज़ान के बिल्कुल आखिरी दिनों में एक कमेटी बना दी, जो कि बड़ी ज़बरदस्त कमेटी है, बड़े मोतबर नाम, बड़े बड़े नाम उसमें शामिल हैं, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ से बातचीत का आगाज़ हो सकेगा और कोई मिडल ग्राउंड, कोई सोल्यूशन, कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ बात आगे बढ़ सकती है? सेंटर सना जमाली साहिबा। मैं आपको कहूँगी whenever there is a will there is a way। और पाकिस्तान जिन क्राइसिस से गुजर रहा है, लेटेस्ट आपने जो मोदी की पिछले दिनों स्टेटमेंट देखी थी कि पाकिस्तानियों अपनी पावर्टी के लिए लड़ो, अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए लड़ो, तो मैं चाहूँगी कि इट्स नेवर टू लेट।
हम जितने तक बैठ के सोल्यूशन नहीं निकालेंगे कोई काम होगा नहीं, बिकॉज लेकिन बिठाएगा कौन? सना जमाली साहिबा, बिठाएगा कौन? हम लोग खुद आपस में थोड़ी अना खत्म करें और एक दूसरे को बटे, एक दूसरे के मसाइल और सुनने की ताकत हाथ से सुने। जितने तक हम एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, हम किस तरीके से वो सेटल करेंगे? कोई भी हम फरिश्ते नहीं, ना बाप पार्टी फरिश्ता है, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना फॉर कंट्री हमें बैठना पड़ेगा, बिकॉज हमने क्राइसिस से निकलना है। नोबडी इज वरीड अबाउट पीपल्स पार्टी हमारे से ज्यादा इलेक्शन लड़ चुकी है, बाप पार्टी कैंडिडेट्स लड़ते हैं, नून पीटीआई, दे ऑल आर विलिंग। लेकिन कंसेंसस से चीज हो जाएगी तो उसका आउटपुट भी अच्छा आएगा और अच्छे रिजल्ट हमें मिलेंगे। बलूचिस्तान, सबसे पहले तो आप बलूचिस्तान वाले किस तरह देखते हैं जो पंजाब में खासतौर पर इस वक्त एक इख्तियार की जो एक टग ऑफ वॉर है, बलूचिस्तान वाले किस तरह देख रहे हैं इसको? सना जमाली साहिबा, मैं आपको सीरियसली बताऊं, पिछले 6 दिन से हमारे पास फिर एक रेनफॉल सीजन आ गया। हमारे तो हालात ये हैं कि कोई थोड़ी बारिश हो जाती है, हमारा 3 दिन रास्ता बंद हो जाता है। तो हम तो इस फेज से गुजर, हम तो पीछे 30 साल चले गए सैलाब में। और मैं तो चाहूंगी कि अपने पार्टी लीडरशिप को पीटीआई के जो हमारे कुलीग के आए खान साहब हमारी हालत देखें तो वो भूल जाएंगे कि इलेक्शन भी कोई चीज है। These phases we are trying। तो और उधर तो हम लोग तो 20 लोग होते हैं, उधर 320 से हमारा मुकाबला होता है। लेकिन खान साहब तो कहते हैं, सना जमाली साहिबा, खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के इन तमाम मसाइल का हल इसलिए है और इस वजह से नहीं मिल रहा कि एक मैंडेट वाली गवर्नमेंट या एक वो गवर्नमेंट जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, जिसका फोकस अवाम के मफाद की तरफ हो, वो मौजूद नहीं है। क्या ये प्रॉब्लम है? मैं आपको कहूँ, कोई भी पार्टी जो है ना विदाउट पॉलिटिकल मैंडेट गवर्नमेंट में नहीं आती है। और कोई भी हम फरिश्ते नहीं है, सारी पार्टियां वोट लेके आती हैं, काम करती हैं। और खान साहब हमारे सीनियर हैं, उनका अपना स्टांस है और दूसरी पार्टी का अपना स्टांस है। बट एट द मोमेंट वी हैव टू सिट टुगेदर, अपनी अना को मारनी है क्योंकि मुल्क है तो हम है। और ये इस चीज को रख के ये बिठाने के लिए, इकट्ठा बिठाने के लिए आप समझती हैं कि एस्टैब्लिशमेंट कोई फोर्स हो सकती है? सना जमाली साहिबा, मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट सना साहिबा आपका स्काइप फ्रीज हो गया है। सना साहिबा आपका स्काइप फ्रीज हो गया था, जवाब दोबारा दे दीजिएगा प्लीज। बाप पार्टी इज ऑलवेज विलिंग कि जी आके बैठें और बात करें, क्योंकि जितने तक हम बैठेंगे नहीं वो सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या आप समझती हैं कि बिठाने के लिए आपस में एस्टैब्लिशमेंट कोई फोर्स हो सकती है? सना जमाली साहिबा, अगर मुल्क की बेहतरी के लिए होती है तो बेशक हो जाए, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक है, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट साथ ये भी कहती है, उनकी तरफ से कुछ कंसर्न्स ये भी मौजूद हैं कि जिस तरह से माजी में मलाइन किया जाता रहा है, ख़ासतौर पर पिछले 1 साल में एक मखसूस सियासी जमात की जानिब से, तो एस्टैब्लिशमेंट को ये भी एक खदशात हैं जो कि बिल्कुल राइटली सो, कि अगर किसी की मर्ज़ी का रिज़ल्ट ना आया निगोसिएशंस की टेबल के ऊपर मुज़ाकरात के हवाले से या इलेक्शन के बाद, तो फिर सारे का सारा मलबा, सारे का सारा नज़ला जो एक पंचिंग बैग है, जो ब्लेम डालने की आदत है, वो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी डाल देगी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ये तो बड़ी पार्टियों का मैटर है, कि हम तो फिलहाल जिस फेज से गुजर रहे हैं, हम तो चाहते हैं कि सब बैठ के आके बात करें। एंड विनिंग एंड लूजिंग इज पार्ट ऑफ द गेम। हम तो एक पुल अप होते हैं ना, 20 मेंबर्स जिधर हैं, चाहे बाप पार्टी के हो, चाहे हमारे पास बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के आ जाए, चाहे JUIF के आ जाए, हम तो एक पुल अप होते हैं, एक ब्रिज फॉर्म करते हैं। ठीक है, राजा यासिर हमारे साहब, नाउ कमिंग बैक टू यू, जो आप सीरियसनेस ऑफ इंटेंट की बात कर रहे थे, उस पर नाज बलोच साहिबा ने बड़ी तफसील के साथ जवाब दिया। पीपल्स पार्टी ने अपनी एक कमेटी भी कायम कर दी थी जो कम से कम पहले अपने अंदर राब्ते कर रही है, फिर दरमियान में ईद आ गई, ईद के बाद वो ज़ाहिर राब्ते मज़ीद बढ़ाएंगे। सिराजुल हक साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, तो किस किस्म की मज़ीद सीरियसनेस ऑफ इंटेंट चाहिए PTI को अभी भी? देखिए, उनके कमेंट्स मैंने बड़े गौर से सुने। पहले तो उनको और सबको ये फैसला करना होगा कि हमने आइन पे चलना है या नजरिया जरूरत के तहत चलना है। अगर तो आइन पे चलना है, फिर तो इलेक्शंस अगर पंजाब में हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर इनको ये महसूस होता है कि ये सूटेबल नहीं है, तो पहली गलती तो ये है कि आइन बनाया किसने था? ऑब्वियसली इनिशियली भी जब कंसेंसस से बना था और पीपल्स पार्टी ने बनाया था, और उसके बाद जब दोबारा अमेंडमेंट हुई, मेजर अमेंडमेंट हुई, तो वो भी जरदारी साहब के दौर में हुई, बीबी की शहादत के बाद। तो आइन में ये इस चीज को पहले सोचते हैं, एनविजन करते हैं, कभी ऐसा मौका आ गया
कि सूबे के इलेक्शन अलग वक्त पे ना हो, तो इसको रिस्ट्रिक्ट कर देते। और अगर अभी भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं तो हमने तो इनको ऑफर की थी कि आइन में अमेंडमेंट करनी है तो हमें बुला लें असेंबली में, जो हमारे हालांकि बड़ा हमारा स्टैंड था कि हमने नहीं आना, लेकिन जब हमने वापस आने का फैसला कर ही लिया इस बेहतरी के लिए, अगर ये चाहते हैं, वे फॉरवर्ड चाह रहे हैं ना आप, तो बजाय उस बात को आप एक उसका मजाक बनाने के, आप बुला लें, लीडर ऑफ अपोजिशन बना दें पीटीआई का, और उसके बाद हम आइन में अमेंडमेंट कर लेते हैं कि ठीक है सूबे के इलेक्शन और कौमी के हमेशा इकट्ठे हुआ करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आइन मौजूद है उसकी भी तो सैंक्टिटी है ना कोई, या सिर्फ आप उसके लेकिन उसके लेकिन सामने लेकिन लेकिन रानी आसिफ साहब 90 डेज तो मुकम्मल हो गए थे, 90 डेज पूरे हो गए थे कोई रमज़ान के आखिरी 4-5 दिनों में जो आइन की एक बार है, तो 90 डेज से ऑलरेडी तो आप ऊपर चली गई ना। हाँ, तो इसका मतलब आइन टूट गया तो फिर रहने देते हैं, आइन को एक साइड कर दे। मतलब तो ये है कि 90 डेज, अगर वो तो बीबी जब शहीद हुई थी 2008 में, तो तब भी डिले करने पड़ गए थे, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई वाकई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की डेट दी फिर वो भी तो 90 डेज से बाहर निकल के दी ना। निकल गई थी, लेकिन बिल्कुल करीब ही थी ना, ऐसे तो नहीं थी कि साल बाद थी। तो आपने बेसिकली ये देखना होता है कि एक जनरल तो अभी आपको खदशा मौजूद है कि अक्टूबर में भी जनरल इलेक्शंस नहीं करवाएंगे? डेफिनेटली जी, आपने एक दफा अगर आइन तोड़ दिया तो उसकी सैंक्टिटी खत्म हो गई ना, फिर तो इसका मतलब है कोई मुल्क में आइन है ही नहीं, जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास गवर्नमेंट होगी वो जिस तरह मर्जी बहाने बना लेगी। आइंदा भी आप एक प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का मूड ना हो, अनपॉपुलर हो चुकी हो इलेक्शन कराने का, तो वो कहीं जी हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये एक्चुअली तो आप एक अजीबोगरीब प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं। ऐसे तो नहीं होता। आपने अगर वाकई सीरियसली चेंज करना है तो आए, हमें बुला लें और बैठ जाते हैं मेज पे और असेंबली में आते हैं, आइन में तरमीम कर देते हैं, और तरमीम में ये लिख दिया जाए आइंदा के लिए कि आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे, क्योंकि पाकिस्तान ज़ाहिर इंडिया की तरह बड़ा मुल्क नहीं है, जो इनकी लॉजिक है, और एक सूबा पंजाब बहुत मैटर करता है, 50% उसकी सीट्स हैं, तो आइंदा कभी ऐसे ना हो कि पंजाब के इलेक्शन अलग हो, फिर कभी ऐसे होगा ही नहीं, और ये जो असेंबली तोड़ने का इख्तियार है सीएम पंजाब के पास, वो खत्म कर दिया जाए, तो आइन में हो सकता है ना सब कुछ। लेकिन फिलहाल तो नहीं है ना। मैं तो सिर्फ बात ये कर रहा हूँ कि जो एग्जिस्टिंग सूरत है आइन की, उसका एहतराम बहरहाल सबको करना चाहिए, और अगर इसका नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं करेंगे, फिर इस मुल्क में कभी आइन की हुक्मरानी नहीं होगी। और ये जो एक मुआहदा हुआ है बेसिकली अवाम के और गवर्नमेंट के और सबके दरमियान में, उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। आप मुल्क चलाएंगे किस बेस पे, किस तरह गवर्नमेंट चलेगी? ठीक है, इसका जवाब लेंगे नाज बलोच साहिबा से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज बलोच साहिबा, खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कंधों के ऊपर बड़ा बोझ है, इल्ज़ाम का बहुत बड़ा बोझ है कि क्या आप भी उस सफ में खड़े हो रहे हैं जो कि आप मिलिट्री डिक्टेटर्स पर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जिसके लिए आप उनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वो आइन एब्रोगेट करते रहे हैं, आइन को सबोटैच करते रहे हैं, आइन की हुदूद क़यूद को नहीं मानते रहे, तो क्या पीपल्स पार्टी भी इलेक्शंस ना करवा के 90 डेज़ के बार के हवाले से, या इस साल भी अक्टूबर में ना करवा के, क्या आप लोग भी उन्हीं डिक्टेटर्स की लिस्ट में शामिल हो रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं और जितना सामना किया है डिक्टेटर्स का, चाहे जनरल ज़ियाउल हक हो, चाहे परवेज़ मुशर्रफ हो, और फिर उसके बाद बीबी की शहादत आप देख लें, इससे बड़ी कुर्बानी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पाकिस्तान में नहीं दी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत आप देख लें, ये पीपल्स पार्टी की ही कुर्बानियाँ हैं, जो स्ट्रगल भी की, जद्दोजहद भी की। और हमारे साथ मुझे हैरत होती है अगर पॉलिटिकल पार्टी कोई कंपैरिजन ड्रॉ करे पीपल्स पार्टी के साथ, क्योंकि पीपल्स पार्टी इज़ अ डूअर। हमने आईन पाकिस्तान दिया, 5 सालों के अंदर जो काम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया वो साल दहाइयों में कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो मामला है वो ये है कि जब आपको, अब थोड़ा सा ही पिछले साल की बात अभी आप कर रही थी, आईन पाकिस्तान की बात की जा रही है, आईन पाकिस्तान की पासदारी की बात की जा रही है। जिस वक्त अदम एतमाद मूव हुआ था तो आईन कहता है, रूल्स प्रोसीजर्स कहते हैं कि जब अदम एतमाद मूव हुआ उस दौरान अनटिल आप अदम एतमाद की वोटिंग नहीं करते आप पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, ये जानते हुए इन्होंने पार्लियामान को डिसॉल्व किया, नोइंगली के अदम एतमाद प्रोसेस मूव हो चुका है। इन्होंने वोटिंग से भागे क्योंकि इनको अपनी पॉपुलैरिटी का पता था।
इन्हें पता था शिकस्त नजर आ रही है, इनके अराकीन मुनहरिफ हो चुके थे, इनके इत्तेहादी नाराज हो चुके थे, ये सब जानते थे। मुआशी दिवालिया हो चुका था, IMF की सख्त शर्त व शराइत के अंदर जाकर इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट कर लिया था। 50,000 अरब से ऊपर कर्जा जा चुके थे। 75 सालों का पाकिस्तान का रिकॉर्ड टूट गया था कर्जा लेने का, जिन्होंने कचकोल तोड़ना था उन्होंने ये काम करके दिखाया। उसके बाद जो मुल्क में जो मुआशी क्राइसिस पैदा हुआ, उस डेफिनेटली जब इनके इत्तेहादी इनसे नाराज हो गए, जब इनके अपने जो इलेक्टेबल्स थे जो जहाज़ों में भर के किसी ज़माने में आए गए थे या लाए गए थे या जिस तरह से भी थे, वो सारे इनसे दूर हट गए। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि इन्होंने एस्केप करने के लिए इन्होंने आइन को रौंदा, इन्होंने उस प्रोसीजर को बुलडोज किया। आज 10 महीने के बाद इस्तीफा देने के बाद आपको बार बार स्पीकर कहते रहे आ जाएं पार्लियामेंट के अंदर, यहाँ आके अपनी जंग लड़ें, ये धरना पॉलिटिक्स से काम नहीं चलेगा। जो सियासी जमातें जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, स्पेशली PTI तो हमेशा बात वेस्ट की डेमोक्रेसी की करती है, वहाँ तो साल में 3-3 अदम एतमाद आते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लोग मान लेते हैं अपनी शिकस्त को, अगले की जीत को भी मान लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। ये थोड़ी कहते कि भाई ताहयात जिंदगी भर मैं वजीर आजम ही रहूंगा, मैं नहीं तो कोई नहीं। ऐसी कहानी वेस्ट में नहीं होती जिस वेस्ट की डेमोक्रेसी के भाषण दिए जाते हैं। फिर झूठ बोले गए, गरीदा झूठ बोले गए। ये पार्लियामेंट में कहा गया कि जी ये अमरीकी साजिश है, फिर कहा गया जी ये साइफर, फिर कहा गया ये बैरूनी साजिश, फिर कहा गया ये अंदरूनी साजिश। फिर उसके बाद अमेरिका को इंटरव्यू देते हुए उनके कांग्रेसमैन से बात करते हुए कहा जाता है कि जी नहीं, आप लोगों की तरफ से कोई मसला नहीं था, मसला तो अंदर से हुआ है, मुझे तो अपने मुल्क के अंदर इदारों ने हटाया है। तो ये जो ड्यूअल स्टेटमेंट्स हैं, ये जो एक डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ये इस हद तक ऑब्वियस होना स्टार्ट हो गए कि तो सबको पता चल गया कि कहानी असल क्या है, मुअम्मा असल क्या है। ये तो अपनी जात की जंग है, ये तो सिर्फ इनफराद की जंग है। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने हमेशा हद्दुल इम्कान कोशिश की है। हालांकि क्या हमने इंतकामी कार्रवाइयां इनके दौर में नहीं भुगती। जरदारी साहब को इन्होंने जेल में डाला, फरियाल तालपुर साहिबा को ईद के पिछले साल 2 साल कबल ईद चांद रात में उनको हॉस्पिटल से उठा के जो है आधी रात को घसीट के ले गए। खुद तो जमान पार्क में अपने लोगों को ह्यूमन शील्ड बना के बाहर नहीं निकलते ना खान साहब, खुद तो अपनी वहाँ पे अदालतों में जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन शील्ड अपने साथ आगे रख के जाते हैं, इतनी अपनी फिक्र करते हैं। तो दूसरों की नहीं थी जिंदगियां जिनको जेलों में बिला वजह डाला, झूठे मुकदमात डाल के। यहाँ तक होता रहा गरीदा कि इनके मिनिस्टर्स आके, शहजाद अकबर जैसे लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोजाना कहते थे कल नैब ने इसकी गिरफ्तारी करनी है, परसों इसकी गिरफ्तारी। ये तो नैब का हाल था। नैब तो इनके हाथों में कठपुतली, एक खिलौना बन चुका हुआ था, आलाकार बन चुका हुआ था। इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा इन्होंने कर दी थी। पूरी ऑपोजिशन उस वक्त की पार्लियामेंट की जो है वो बख्तरबंदों में डाल के उनको जेलों में डाल दिया गया था। क्या फरियाल तालपुर, जरदारी साहब, ख्वाजा आसिफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा था। तो फिर आज जो है आप ये देखिए, और उस वक्त हम कहते थे ये चीजें अच्छी नहीं होती, और हम आज भी कहते हैं कि इंतकामी कार्रवाइयों से किसी का फायदा नहीं होता, अलबत्ता नुकसान होता है। लेकिन ये समझने वालों के लिए होता है गरीदा। ये इन्होंने जो रास्ते बनाए हैं उन्हीं रास्तों पे आज इनको चलना पड़ रहा है, तो वो कांटे इनके पैरों में चुभ रहे हैं। हम तब भी कहते थे ये गलत है, हम अब भी कहते हैं कि रॉन्ग इज रॉन्ग, और हम आज भी आइन के साथ खड़े हैं। और हमेशा हमने तो आइन बनाने वालों में से हैं, हम आइन के साथ खड़े। और इलेक्शन सवाल वहीं पे बरकरार है कि जब आप लोग इलेक्शन को फंड्स देने से इनकार करेंगे, इलेक्शन कमीशन को पैसे देने से, सिक्योरिटी देने से इनकार करेंगे, तो आप आइन को एब्रोगेट तो कर रहे होंगे, आप आइन के खिलाफ वर्जी तो कर रहे होंगे, नंबर 1। नंबर 2, क्या गारंटी है कि अक्टूबर तक मामला ठीक हो जाएंगे, आपके पास पैसे भी पूरे आ जाएंगे? पहली बात गरीदा, आपके सवाल का बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। पहली बात यह है कि इलेक्शंस जो होते हैं, पाकिस्तान की आवाम जब वोट देती है तो 5 साल का मैंडेट होता है। पार्लियामेंट का भी 5 साल का मैंडेट होता है, असेंबली का भी 5 साल का मैंडेट होता है। ये जो भगदड़ के अंदर जो है इन्होंने KP में और पंजाब में असेंबलियां तहलील अपनी करवा दी, तो इनको ये सोचना चाहिए था कि ये मुल्क के खजाने में इतना पैसा छोड़ के गए थे कि इनकी मर्जी से हर तीसरे महीने इंतखाबात कराए जाएं। एक चीज जब बिलावल भुट्टो जब एक लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे, उस वक्त वजीर आजम इमरान खान थे, और उस वक्त आप वजीर आजम, आपकी पार्टी पूरी PDM वजीर आजम इमरान खान से इस्तीफा मांग रही थी। तो अगर उस वक्त कौमी असेंबली तहलील कर दी जाती
लेट्स सपोज हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो उस वक्त भी तो कौमी असेंबली के इलेक्शंस इसी पंजाब में होने थे ना, कि जहां पर पीटीआई की हुकूमत थी। तो तब आपका ये पॉइंट वैलिड तो ना होता कि जी देखें पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, निगरान हुकूमत होनी चाहिए, उसके नीचे किस तरह से इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होंगे। तो ये लॉजिक तो वैसे ही आपकी डाई डाउन कर जाती है कि अगर उस वक्त आप लोग असेंबली का इलेक्शन मांग रहे थे तो वही नेशनल असेंबली का इलेक्शन पंजाब में पीटीआई की सिटिंग गवर्नमेंट के नीचे, केपी में पीटीआई की सिटिंग गवर्नमेंट के नीचे कौमी असेंबली के इलेक्शन होने थे। डेफिनेटली गरीदा, उस वक्त जो हालात थे, जो सिचुएशन थी और जो टर्मोइल था, उससे बाहर निकलने के लिए जब लॉन्ग मार्च किया गया, और इनसे तो कुछ संभल नहीं रहा था ना, इनसे तो एक वफाकी वज़ीर से नहीं संभला, फिर दूसरे वफाकी वज़ीर, और मैंने आपको जिस तरह बताया कि 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा गया महंगाई के तनासुर से, और फिर न सिर्फ उसके कर्जा जात के हवाले से जो 50,000 अरब से ज़ायद कर्जा जात आज महंगाई का रेट बता दे रमजान में जो महंगाई, That's what I'm telling you। मैं अब आपको यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब पीटीआई को हुकूमत मिली थी, पाकिस्तान में डॉलर 110 का था। अगर 75 सालों में डॉलर 110 का पहुंचा, इन्होंने 3.5 सालों के अंदर उसको पर लगा दिए और 200 तक पहुंचा दिया। अब जब ये 200 तक एक्सेलरेट करके जा चुके थे तो उसको कंटेन करना, रोकना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके दौरान, इनकी दौरे हुकूमत में यहाँ से जिस तरह डॉलर का इनखला हुआ, जिस तरह यहाँ महंगाई हुई, जिस तरह इन्होंने बेदरीग लोगों को, अपने दोस्तों को नवाजने के लिए बगैर जो है इंटरेस्ट, अपने दोस्तों के लिए तो पॉलिसीज लेकर आए और अरबों रुपए लोगों को तकसीम किए जो है, और बाकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 13.5% सूद कर दिया। तो पॉलिसीज में इश्यूज थे गरीदा, और हम जब बात कर रहे थे कि असेंबली डिसॉल्व करें तो पार्लियामेंट में हमारे पास अक्सरियत मौजूद थी और उस अक्सरियत के साथ हम मूव ऑन करना चाह रहे थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर पीटीआई के पास ये हुकूमत होती खुदा ना खास्ता, तो इस वक्त जो डॉलर है ये 500 रुपए तक जा चुका हुआ होता, क्योंकि इनके कंट्रोल में चीजें नहीं थी, इनके पास कोई लेआउट प्लान नहीं था। आप दोनों की गुफ्तगू जारी है, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है प्रोग्राम में। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी डारे यासिर साहब, देखें, जो असल सवाल उनसे पूछा था उसका तो खैर उन्होंने जवाब दिया नहीं, तो इधर उधर की बातें काफी ज्यादा कर दी हैं। मैं कोशिश करता हूं कि इसका कोई मंतकी जवाब दे सकूं। पहली चीज तो ये इन्होंने कहा कि वो कासिम सूरी साहब और उन्होंने असेंबली गलत तोड़ी थी। ठीक है, मान लेते हैं कि जी गलती हो गई थी, उनसे कहा इनके खिलाफ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया ना, तो हमने मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा। अगर इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, अगर हम कहते कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, फिर तो आप बिल्कुल जरूर कह सकते थे कि इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो की वो भी हमने नहीं मानी और आईन से गद्दारी कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसलिए बैठा होता है कि अगर इंटरप्रिटेशन गलत कर दें कोई नुमाइंदे, तो उसको अगर वो ठीक करे फाइनल इंटरप्रिटेशन, तो उसकी मानी जानी चाहिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि ये कह रही कि हाईली अनपॉपुलर थी पीटीआई और बुरा हाल था और बहुत महंगाई हो गई थी, तो उस वक्त इलेक्शन हो जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात, ये करा देते, चले हमने तो गलत किया। इनके पास पावर आई है 2 महीने में, इलेक्शन 3 में करा देते, इनको पता चल जाता कौन पॉपुलर है। इन्होंने तो देखा कि जब इमरान खान को हटाया गया तो जिस तरह का क्राउड खुद ब खुद बाहर निकला है, उससे बड़े आसानी से गेज हो जाती है किसकी क्या पॉपुलैरिटी है। तो इनको फिर ये खौफ पैदा हो गया कि शायद ये दोबारा ना आ जाए इमरान खान, तो दैट्स वाई इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए। हालांकि अगर इनको यकीन होता कि वाकई इतनी कह रही हैं अनपॉपुलर हो चुकी है पीटीआई, तो इलेक्शन कराते और इन्हीं के पास मैंडेट आ जाता और ये 5 साल आराम से फिर प्लानिंग कर सकते, मुल्क को बेहतर सिमत में ले जाते। जहां तक इन्होंने डॉलर के रेट की बात की तो 159 था जिस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट गई, और उससे कुछ सिर्फ 2-3 माह पहले हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अपने हाईएस्ट पॉइंट पे थे पाकिस्तान की तारीख में, 29 बिलियन डॉलर तक जा चुके थे। वो तो आपके सामने है, जब ये आए हैं तो नीचे जाने शुरू हुए, 20 से तो ऊपर ही थे फॉर श्योर जिस दिन इनके पास गवर्नमेंट आई है, और उसके बाद ये कुछ ही अरसे में 3 बिलियन पे पहुंचा दिया इन्होंने। तो बहरहाल ये, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स की बहस बड़ी लंबी है और मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि ऐसे ही यही हुआ तो ये हो गया, इसको छोड़े इस बात को, इट्स बड़ा लंबा प्रोसेस है। बाकी इन्होंने मुकदमों की बात की कि जरदारी साहब पे और फरियाल तालपुर साहिबा पे जो भी नैब ने कार्रवाइयाँ की, तो वो मुकदमे जो हैं वो याद करें कि शुरू तो नून लीग ने किए थे, फिर मुशर्रफ दौर में भी होते रहे। हमारे दौर में तो मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी में कोई नया मुकदमा कायम हुआ है। हाँ, अगर पुराने मुकदमों पे नैब एक्शन ले रही थी तो नैब ने तो एक्शन लेना ही था ना, उससे पहले खत्म करा लेते।
या अब इन्होंने करवा लिया, आइंदा शायद नहीं होगा उस पर कोई असर। तो अगर तो केसेस, मेरा ख्याल है एक सिर्फ यहाँ शहबाज शरीफ पे केस बना है पीटीआई के दौर में, अदरवाइज ये तमाम के तमाम केस या पीपल्स पार्टी ने नून पे बनाए हुए थे या नून ने पीपल्स पार्टी पे बनाए हुए थे। और अगर ये चाह रहे थे कि जी नैब को कुछ ना करे, चुप करके बैठी रहे, तो यह जाहिर है दिस वुड हैव बीन वन ऑप्शन। लेकिन ये पीटीआई तो ये मैंडेट ही नहीं लेके आई थी, वो तो यही कह के आए थे कि हम लोग कि जो मुकदमात बनाए गए हैं वो एहतसाब हम करेंगे। उसमें ये बच जाते इवेंचुअली तो फिर ऑब्वियसली इनको ये कहने का हक था कि हम बरी हो चुके हैं। अब तो फिर इन्हें खत्म ही कर दिए। तो ये मेनली मेरा ख्याल है ये बातें की थी, मैंने इसका जवाब इनको दे दिया। और वो जो असल बात है जो मैं इनसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आइन को इन्होंने बचाना है या नहीं बचाना, कोई सैंक्टिटी है आइन की या नहीं है, क्या उसमें ये कोई अमेंडमेंट चाहते हैं? चले हमसे गलती हो गई, हम चले गए असेंबली से, फिर अब क्या है, व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, वो बताएं मुझे। वो वे फॉरवर्ड के लिए तो बैठने की बात हो रही है ना राजा यासिर साहब। अब आप लोग कह रहे हैं मैं कि ये कह रहा हूँ ना कि हम तो असेंबली में आने को तैयार है, बैठ के आइन में अमेंडमेंट कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई वक्त इलेक्शन का तय हो जाए कि दोनों इलेक्शन एक ही वक्त पे हुआ करें। ये अमेंडमेंट करनी पड़ेगी ना, और तो वे फॉरवर्ड कोई नहीं है। दूसरा तो ये कि आइन को एब्रोगेट कर दिया जाए। नाज बलोच साहब क्विकली जरा इसका जवाब जी दीजिए। जी गरीदा, बात ये है कि शायद भूल रहे हैं ये पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये भूल रहे हैं कि ये इमरान खान साहब ने कहा था कि जरदारी साहब जो है वो मेरी बंदूक की निशस्त पे हैं। तो ये तो भूल जाए कि ये जो बातें कर रहे हैं कि जी पुराने उन्होंने केस बनाए थे, इन्होंने केस बनाए थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये केसेस फ्रेश नए नए केसेस बना के मुकदमात में उलझाया गया था। और शहजाद अकबर हर दूसरे दिन आके जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे वो इसी बेसिस पे करते थे, इंतकाम की बेसिस पे, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि बंदूक की निशस्त पे अब कौन है। ये स्टेटमेंट्स दी गई थी, ये स्टेटमेंट्स दी गई थी कि बंदूक की निशस्त के ऊपर हैं। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक सिटिंग आप नहीं एक सिटिंग आपकी एक्चुअली ये देखेंगे, ये इन्हीं को तो इस सियासी बयान कहते हैं। साइफर का झूठ बोल के सियासी बयान, अमेरिकी साजिश बोल के सियासी बयान, जो है इदारों ने इनको हटा दिया सियासी बयान, न्यूट्रल जो है सियासी बयान, कह रहे हैं कि माजी में जो हो गया सो हो गया, अब आगे वे फॉरवर्ड बताएं, बैठना कैसे है, हम आने को तैयार हैं। वे फॉरवर्ड जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान समझती है, जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान समझती है, वो ये समझती है कि जो वे फॉरवर्ड है मुश्किल। अभी सना जमाली ने भी जो बातें कही कि जो सैलाब जदगान के साथ एक दिन आपने नहीं देखा कि पीटीआई ने जाके इज़हार हमदर्दी की हो। इनको पता भी नहीं है कि कितना नुकसान पाकिस्तान का हुआ, $40 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। ये कोई हम एस्केप नहीं कर रहे, हमें तो इलेक्शंस में जाना है। पार्लियामेंट की मुद्दत 5 साल है, 5 साल मुकम्मल होंगे एंड वी विल मूव ऑन फॉर द इलेक्शंस एंड पीपल्स पार्टी विल बी द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी जो आगे इलेक्शंस के लिए बात करेगी। और हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम आज भी इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, हम कल भी इलेक्शंस के लिए तैयार होंगे। हम अवाम के वोट से ही आए हैं, हम बैकडोर से नहीं आए। और ना हमारे पास जहाजों में भर भर के लोगों को लाद के लाया गया कि जी इनको 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 शामिल करेंगे तो आप पीटीआई जो है कुछ बनेगी, एक शक्ल इख्तियार करेगी। तो हम इलेक्शंस के लिए हैं, हम इलेक्शंस की तरफ ही जाएंगे। लेकिन द राइट टाइम जो पार्लियामेंट समझती है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान समझता है, जो कि फेयर इलेक्शंस कब वो करा सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन का एक डोमेन है। और दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले के हमने एहतराम हमेशा किया है और हम आगे भी करेंगे। हम अक़लियती और अक्सरियती फैसले के ऊपर बात कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि हमारे वकुला को जो है वहां पे सुनने का हक हो, ताकि उनकी भी सुनाई जाए, उनकी भी सुनी जाए। तो हमारी जो जायज डिमांड्स हैं वो हम जायज डिमांड्स का तो हक रखते हैं। और उसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए हमने कल भी माने, हम आइंदा भी पास जारी रखेंगे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा, राजा यासिर हुमायूं साहब और इससे पहले सेंटर सना जमाली साहिबा भी मौजूद थी। जिस नोट पे ईद से पहले सियासी जमातें मौजूद थी, जिस पॉइंट पर मौजूद थी, उसी पॉइंट से लगता है कि ईद के बाद सियासत का वहीं से आगाज़ होगा। बट लेट्स होप कि इस पॉइंट से आगे बढ़ें, उससे पीछे की तरफ ना जाएं और उसमें से कुछ बेहतरी का रास्ता सामने आए। तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सियासतदान हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे जुडिशरी है, जितने भी रियासत के स्टेक होल्डर्स हैं, सब बैठें और एक वाहिद हल की तरफ आगे बढ़ें जो कि सबके लिए काबिल कबूल हो और जिसमें से पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो, क्योंकि ये हम सब का पाकिस्तान है, ये हमारा पाकिस्तान है। आज से इंशाल्लाह टुमारो एट 8 o'clock। अल्लाह हाफ़िज़।